एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। मैं हूं नेहा वर्मा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं उसका नाम है वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं उसके कारक। वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक के अनुसार इनमें कुछ अंतर होता है। वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ को शो करता है कि किसी चीज़ का बढ़ना, किसी कार्य का बढ़ना या हमारा डेवलपमेंट होना, मतलब दोनों इंक्रीज को दिखाते हैं, बढ़ने को दिखाते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होता है जिनको मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे सोरेनसन ने बताया है कि अभिवृद्धि जो होता है, मतलब जिसको आप वृद्धि भी कह सकते हैं, मीन्स ग्रोथ शब्द का प्रयोग, मीन्स अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। सोरेनसन ने कहा है कि जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है कि बालक कितना बड़ा हुआ, शरीर के अंग कितने ग्रोथ किए, कब तक ग्रोथ हुआ। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। आप अपने शरीर का वजन तौलते हैं, है ना, तो उसको वो ग्रोथ में होता है, वृद्धि में होता है, ना कि डेवलपमेंट में। ठीक है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है कि विकास हो रहा है, यानी विकास हो रहा है तो उसमें वृद्धि जरूरी होती है, लेकिन वो सिर्फ शरीर के लिए, कि बालक की हड्डियां किस प्रकार बढ़ रही हैं, बालक कितना ग्रो कर रहा है, उस चीज़ में। ठीक है। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया गया है कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह विकास को दर्शाता है। हड्डियों का आकार में बढ़ना ये उसका ग्रोथ है, लेकिन एक स्वरूप प्रदान करना और उसमें परिवर्तन आ जाना, यह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। माने डेवलपमेंट में भी वृद्धि हमको चाहिए होता है। अगर शरीर, बॉडी पार्ट्स अच्छा से डेवलप नहीं करेगा, अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, तो हम आगे का हमारा मानसिक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा। तो डेवलपमेंट में वृद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती है। में शरीर का ज़्यादा बढ़ जाना यह साबित नहीं करता कि बालक की कार्य कुशलता में कुछ प्रगति है। कभी कभी ये भी होता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है, किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। जैसे बच्चा अच्छा खासा लंबा हो जाता है, उसकी सारी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वो मानसिक रूप से अगर अच्छा से डेवलप नहीं कर पाए, या फिर कक्षा में अच्छा से अटेंटिव ना रह पाए, और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट नहीं किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो गया है तो विकास भी होगा ही। ठीक है। कभी वृद्धि शरीर का अच्छा होता है तो मानसिक शारीरिक विकास सही नहीं हो पाता है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है। हर लोग के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। हर लोग ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया जो होता है वो बालक की गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है और जीवन काल तक, पूरे जीवन चलता रहता है। या तो मैंने पहले ही बताया था कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। आपका ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो सारा जीवन रहता है। ठीक है। जैसे हमारा मानसिक विकास हुआ, या हमारा सांवेगिक विकास हुआ, या
और तरह का विकास हुआ, हम जीवन पर्यंत उसमें कुछ ना कुछ नया डेवलप करते ही जाते हैं। तो विकास कभी नहीं रुकता। ग्रोथ एक एज के बाद जरूर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। तो बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से शुरू होकर और वो जीवन भर एक क्रम में चलती रहती है। मतलब एक के बाद एक जो विकास होता है रहता है वो एक दूसरे को बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए बालक जब जन्म लिया तो जन्म से अगर उसका शारीरिक स्थिति अच्छा नहीं रहा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तो आगे चलकर उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। ठीक है, अगर उसे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जिससे उसका शरीर का ग्रोथ अच्छा से हो, तो आगे चल के उसके मानसिक स्थिति पे भी और जितने भी विकास है उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी विकास है वो एक दूसरे पर परस्पर डिपेंडेंट है और एक के बाद एक वो क्रम वाइज चलते रहता है, सिस्टमैटिकली चलते रहता है और एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ते रहता है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि मीन्स ग्रोथ एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है ना। इस अंतर को हम निम्नलिखित तौर पर देखेंगे। वृद्धि जो होता है वो परिमाणात्मक होता है, जिसको नापा जा सके, मीन्स क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि नापा और तोला जा सकता है ना। आकार की वृद्धि होती है, लंबाई की वृद्धि होती है, ऊंचाई की वृद्धि होती है, और उसको नापा और तोला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो विकास है वो परिमाणात्मक है, मीन्स क्वालिटेटिव। यहाँ पे कुछ गलत है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। विकास में क्या होता है कि परिमाणात्मक तो होता है, मतलब ग्रोथ भी सम्मिलित होता है, लेकिन वहाँ साथ साथ व्यवहारिक भी देखा जाता है कि बच्चा अगर ग्रो कर रहा है तो उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वो कार्य कैसे कर रहा है, उसका कार्य क्षमता क्या है, वो व्यवहार उसका क्या है, ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती है विकास में। और जीवन पर्यंत उसके व्यवहार में, उसके कार्य कुशलता में, कार्य क्षमता में, व्यवहार में तब तक डेवलपमेंट आते रहता है जब तक वो जीवन भर कुछ कुछ नया सीखता है। जैसे जैसे वो नया सीखते जाता है, नया नया एक्सपेरिमेंट करते जाता है, नया एक्सपीरियंस वो फेस करता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होते जाता है। इसीलिए डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता और वो परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि और विकास में दूसरा अंतर, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि विकास का ही एक प्रोसेस है जिसका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब जो एक टाइम के बाद रुक जाता है, मतलब उसका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब शारीरिक तक ही वो रहता है कि मीन्स लंबाई, शरीर की लंबाई, शरीर का भार, इन सब चीज़ों तक ही सीमित रहता है। लेकिन विकास जो होता है अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। विस्तृत अर्थ क्यों रखता है? क्योंकि विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ आपका सांवेगिक विकास भी होता है, और सांवेगिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट होता है जिसका क्षेत्र बहुत अधिक है, बहुत विस्तृत है। और वृद्धि जो होता है वो इसका पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसे वैसे उसका विकास भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाएगा, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहेगा।
वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है ना। वृद्धि जो होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। मतलब जैसे बालक मैच्योर हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लड़की का लंबाई 18 के बाद रुक जाता है और लड़के का 21 के बाद, तो वही है वृद्धि जो एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ठीक है, जब हम जान गए हैं कि विकास में बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, हमारा नैतिक विकास हो गया, तो वो एक दो दिन की बात तो नहीं है। एक दिन में कोई नैतिक विकास तो नहीं हो जाता, एक दिन में कोई सामाजिक विकास तो नहीं होता है। बच्चा जैसे जैसे समाज में रहता है वैसे वैसे अपने समाज के कर्तव्यों के प्रति, अपने समाज के लोगों को देखकर, समाज के लोगों के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको समझकर वो यह समझता है कि हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा, जब बालक रहेगा तब तो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उसको पता चलते रहेगा कि समाज में उसकी क्या भूमिका है, नैतिकता कैसे दिखाई जाए, है ना, अपने परिवार के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो वो एक दिन में तो नहीं सीख जाएगा, ये तो वो जीवन भर कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करके सीखते रहेगा। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो बालक मैच्योर भी हो जाए तो भी ये चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, बालक का शरीर वृद्धि हो रहा है लेकिन उसका विकास हो रहा है, यह जरूरी नहीं है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शरीर में काफ़ी अच्छा वृद्धि उसका हो जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जल्दी, वो सामाजिक नियमों को नहीं सीख पाता, नैतिक नियमों को नहीं सीख पाता, कक्षा में पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट है जिसका स्पीड जो है वो जिसकी गति जो है वो निम्न चलते रहती है। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा होता है। तो वृद्धि हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मैच्योर हो गया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि 5-6 क्लास के बच्चे को बोल देते हैं, 5-6 क्लास के बच्चे को बोल देते हैं कि अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुमको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, अपना क्या काम है उसको समझना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, आपको पढ़ाई पे अटेंटिव रहना चाहिए, है ना, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो अभी भी बहुत छोटे हैं, वृद्धि हो गई है लेकिन मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। हम लोग उनके साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। ठीक है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब एक्सपेक्टेशन में वो खड़ा नहीं उतरता है तो हम लोग उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। कुछ शिक्षकों और अभिभावकों की बात मैं कर रही हूँ कि वो ऐसा करते हैं। तो हमें इस चीज़ों की ध्यान रखने चाहिए और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देने चाहिए। ठीक है, ना कि ये समझ लेना चाहिए कि अब उनका वृद्धि हो चुका है तो वो मैच्योर भी हो चुके हैं। नहीं, उनको हमेशा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो अभिभावक का हो या फिर टीचर का हो। ठीक है, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए वृद्धि का आवश्यक नहीं है, वो कभी भी हो सकता है क्योंकि वो जीवन पर्यंत चलता है ना। तो जब छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा विकास हो जाए, मानसिक स्थिति में सुधार हो जाए, उसका व्यवहार में सुधार हो जाए। वो हो सकता है कि आगे बड़ा होके मैच्योर बन जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, इसे मापा जा सकता है।
यह दिशाहीन होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है वृद्धि की, ये अपने हिसाब से ग्रोथ चलते रहता है, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है या वृद्धि जो होता है वो मापा जा सकता है, इसका लंबाई मापा जाता है, लेकिन ये दिशाहीन होती है, ठीक है। और विकास जो होता है इसे मापा नहीं जा सकता। अब आप ये तो तय नहीं कर सकते, किसी बच्चे को देख के माप तो नहीं सकते हैं कि हाँ उसमें अगर सोशल डेवलपमेंट हो गया है तो मैं उसको माप ले कि कितना हुआ है, कितना परसेंटेज में हुआ है, उसका भार क्या है, ये तो नहीं कर सकते ना। वृद्धि में है कि उसका शरीर का भार, उसकी लंबाई, सबका नाप आप ले सकते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास के तो बहुत सारे आयाम हैं, आप किस चीज़ से मतलब उसको मेज़र करेंगे, इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते और इसकी दिशा निश्चित होती है, ठीक है। अब देखिए, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित दो तरह से होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो वो कौन से कारक हैं और कैसे कैसे वो अफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। विकास क्रम को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। इन तत्वों द्वारा विकास की गति प्राप्त होती है तथा ये तत्व विकास को नियंत्रित भी रखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला कारक है वंशानुक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का विकास आरंभ हो जाता है तथा यहीं से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। कभी कभी हम लोग वंशानुक्रम में भी विश्वास करते हैं कि बालक का जो विकास होगा वो टोटली अपने माता पिता से मैच करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सुनिश्चित कर लेते हैं कि बालक की बुद्धि और विकास का सीमा जो है वो क्या रहेगा, मीन्स किस प्रकार का वो बालक बनेगा, ठीक है। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हेरिडिटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हस्तांतरित होती है, जाती रहती है, और उस बालक के कद का, आकृति, बुद्धि का या चरित्र का हम लोग मैच किससे करते हैं, अपने अपने पैतृक गुणों से करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाँ उसका व्यवहार उसके दादाजी से मिलता है, उसकी आंखें उसकी मम्मी से मिलती है, या उसका बोलने का स्टाइल जो है उसके पापा से मिलता है। तो ये सब चीज़ हम लोग वंशानुक्रम से मैच करते हैं, ठीक है। और ये एक पीढ़ी तक नहीं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी हस्तांतरित होते रहता है, मतलब मिलते रहता है। कभी कभी क्या होगा कि बहुत पहले मीन्स हमारे दादाजी हैं और फिर उनके पोते का पोता अगर दादाजी से मिल जाए तो कहते हैं कि हाँ मेरे दादाजी से मेरे पुत्र का मैच होता है कोई कैरेक्टर। तो ये एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहता, यह बहुत सारी जनरेशन में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताएं का विकास होता है ना। वातावरण के बारे में मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी। जिस वातावरण में जो बालक रहता है उसका भी विकास एवं वृद्धि में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालक अच्छे वातावरण में हुआ है तो उसकी जितने भी आयाम है विकास के, उन सबों को अच्छा वो अफेक्ट करेगा। अगर वो ऐसे वातावरण में रहा है जहाँ कुपोषण और ढंग का वातावरण नहीं मिल पाए तो उसको ढंग का वृद्धि और विकास भी नहीं हो पाएगा,
शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है ना। मीन्स शैशवावस्था से ही हम लोग ये तय कर सकते हैं कि जिस बालक जिस वातावरण में रहा है, जिस स्कूल में, जिस समाज में, जिस पड़ोस में, जिस परिवार में वो पला बड़ा है, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का व्यवहार, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाता है और हम उस वातावरण से ही तय कर सकते हैं कि बालक का वृद्धि और विकास कैसा होगा। ठीक है, तो स्कूल, समाज, पड़ोस, परिवार, ये सब बालक के जीवन दर्शन पर और व्यवहार पर एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनके भाषा शैली में, उनके रहन सहन में और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यताओं एवं क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो बालक मैच्योर होते जाता है, वैसे वैसे ही वो अपनी योग्यता से, वो अपने क्षमता से उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने में लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वालों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है ना। दो तरह के बालक होते हैं, एक कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, एक मंद बुद्धि वाला बालक। तो बुद्धि भी वृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है, मीन्स वो हर कार्य कुशलता में फिट है, हर कार्य कुशलता को अच्छे से करता है, मतलब हर कार्य में वो कुशल है, उसका बुद्धि का गति मंद बुद्धि के गति से अधिक तेज होता है। मंद बुद्धि बालक जिस चैप्टर को वो 40 पूरा क्लास ले लेगा पढ़ने में, वो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक कुछ मिनटों में ही वो समझ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की गति में कितना अंतर है। तो बुद्धि भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वृद्धि और विकास में। वृद्धि और विकास इससे क्यों प्रभावित होगी? जैसे कि कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है, वो जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, उतना ही अच्छा मार्क्स वो अपने एग्जामिनेशन में लाएगा। लेकिन मंद बुद्धि बालक जो रहेगा, वो जितना टाइम लेगा चीज़ों को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए, उसका सिलेबस बहुत पीछे होता जाएगा और वो हमेशा ही पीछे रहेगा, और जिस प्रकार से उसका प्रभाव उसके मार्क्स पे भी पड़ेगा। तो ये दोनों डिफरेंस आ जाता है कि बुद्धि के मंद होने से या तेज होने से क्या डिफरेंस आता है और उसका प्रभाव वृद्धि एवं विकास पर किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, कुशाग्र बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं। प्रतिभाशाली बालक 11 माह में, सामान्य बुद्धि बालक 16 माह की आयु में और मंद बुद्धि बालक 24 माह की आयु में बोलना सीखता है। ये नंबर आपको याद रखना है कि कुशाग्र जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो कितने महीने में शीघ्र बोलने और चलने लगता है। तो 11 माह में। सामान्य बुद्धि बालक जो होता है, मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मंद भी नहीं है, वो किस माह तक बोलने या चलने लग जाता है। तो उसकी आयु है 16 माह तक। ठीक है, और मंद बुद्धि बालक जो है उसको पूरे 24 माह लग जाते हैं बोलने एवं चलने के लिए। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि 11 माह में जो बालक चलने लगेगा और बोलने लगेगा, उसका सारा डेवलपमेंट कितना जल्दी होगा। लेकिन जो बच्चा
24 माह लेता है पूरा डेवलपमेंट होने में, उसको चलने में या बोलने सीखने में, तो वो बहुत ही पीछे हो जाएगा सारे विकास में। इसीलिए बुद्धि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अगला है हमारा लिंग। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव भी पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें लिंग भेद होता है बालक एवं बालिका के ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर एक लिंग भेद की अवधारणा है कि जो बालक होते हैं वो पहले बहुत गति से बढ़ने लगते हैं, लेकिन बाद में जो है वो लड़कियां सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट उसमें देखा जाता है, और उसमें मैच्योरिटी लेवल भी जो है वो लड़कों से बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स लड़कियों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, मतलब मैच्योर होने में लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं। ठीक है, तो इन लिंग भेद से भी आप समझ सकते हैं कि बालिकाओं में वृद्धि और विकास एक कैसा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कारक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बालक के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये वैसे ग्लैंड होते हैं जो अपने हार्मोन्स को सीधा रक्त प्रवाह में भेजते हैं, और वो हार्मोन्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर इसकी कमी हो गई, अगर वो हार्मोन्स रक्त धारा तक नहीं पहुंच पाया, तो बच्चों का कद डेवलप नहीं हो पाएगा। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। जिसको यहाँ विशेष प्रकार के रस का स्राव बोला गया है, वो रस का स्राव एक स्पेशल हार्मोन्स होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली पहुँचता है, और वही बालक के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि वही हार्मोन्स जो है बच्चों के बढ़ने में, उनके कद को बढ़ने में सहायक करता है। ठीक है, सहायता प्रदान करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक प्रकार से ना करे तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित रस थायरोक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। इसके स्रावित ना होने पर बालक बौना रह जाता है। यहाँ पे उदाहरण में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि एड्रीनल नाम की एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो एक स्रावित रस जो एक हार्मोन को ट्रांसफ़र करता है ब्लड सर्कुलेशन में, जिसका नाम है थायरोक्सिन, जो कि बालक के कद को प्रभावित करता है। मतलब जिसके कमी होने पर या जिसके ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली नहीं पहुंचने पर बालक बौना रह जाता है। जो आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बौने रह जाते हैं, मतलब उनका एज जो होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन कद उसके अनुसार बहुत छोटा होता है। वो जस्ट बिकॉज कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालकों के विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, खनिज लवण में जैसे अंडा, मछली, हरा पत्तेदार सब्जी, बच्चों को बोला जाता है ना कि इन सब चीज़ों का बहुत सेवन किया करो क्योंकि ये आपको ग्रोथ में ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिनकी कमी से बालक
उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में खराब असर पड़ता है। यदि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास इससे प्रभावित होगा। इसीलिए बच्चों को खान पान में लवण खनिज लवण की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को उचित मात्रा में लेने का सलाह दिया जाता है ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो सके। ठीक है। 1955 में वाटरलू नाम के मनोवैज्ञानिक ने अफ्रीका एवं भारत में विकास पर कुपोषण के प्रभाव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि कुपोषण से लोगों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम लोग के समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक टाइम का भोजन सही से नहीं मिल पाता और जिसके लाइफ में इन सब चीज़ों का, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज लवण का, इन सभी चीज़ों का मात्रा में काफ़ी कमी आती है। तो वाटरलू नाम के मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि भारत में ऐसे बच्चे हैं जिनके विकास पर कुपोषण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ की कमी के कारण वो बालक ग्रोथ नहीं कर पाता। ठीक है। हमारे इंडिया में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ढंग का खाना नहीं मिल पाता, जिनको मतलब अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जो पोषक तत्व भोजन होता है वो नहीं मिल पाता, जिसके वजह से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। यही वाटरलू ने कहा था। और जिसके कारण बालक के शरीर में और मानसिक विकास में अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब रुकावट आ जाता है। ठीक है। आशा करती हूँ कि विकास एवं वृद्धि के बारे में आप में से अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है अधिगम, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बटन for more notifications. Thank you for today. That's all. Thank you.